नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागुड्स ऐप पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, और वो टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में अपन ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जाना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सर्वोच्च न्यायालय की जानी। उसके बाद अपन ने चर्चा की अनुच्छेद 124 को लेकर, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मामलों को लेकर अपन ने चर्चा की। प्रथम जजवाद देखा, द्वितीय जजवाद देखा, तृतीय जजवाद देखा, और तृतीय जजवाद में जब वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई और उसके द्वारा लगातार न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही थी। लेकिन समय के साथ हर व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठते हैं, प्रशंसक भी होते हैं, आलोचक भी होते हैं। तो कुछ लोगों ने कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना की और कहा कि ये तो भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है, ये व्यवस्था है एक बंद व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें पारदर्शिता का अभाव है, SC ST के लिए, OBC के लिए आरक्षण के कोई प्रावधान नहीं है, महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और उसी का नतीजा है कि 1988-89 तक एक भी महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी दोस्तों। फिर फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश अब तक भी कोई महिला नहीं बनी है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। फिर अपन ने बात की कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। और इस संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर एक आयोग का गठन कर दिया गया, जिसे NJAC के रूप में जाना जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब दोस्तों, क्या संरचना थी इसकी, क्या कार्य थे, तमाम बातों को लेकर अपन चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा किया गया, और इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अस्तित्व में आया, NJAC का गठन किया गया, जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में देश के राष्ट्रपति को सलाह देता था। अब दोस्तों, NJAC के संगठन की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें 6 सदस्य थे। NJAC में 6 सदस्य थे। अब इन 6 में से कौन कौन थे? एक मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तीसरा, देश के कानून मंत्री, विधि मंत्री। और कहीं ना कहीं इसी व्यक्ति के कारण आगे जाकर NJAC को डिसॉल्व किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी विधि मंत्री का विरोध किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विधि मंत्री के इसके सदस्य होने के कारण कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता में इंटरफेरेंस था। और इसी की वजह से दोस्तों आगे जाकर फिर NJAC को समाप्त किया गया, वो बातें आगे करेंगे अपन। 2 अन्य न्यायाधीश या 2 अन्य सदस्य, तो 6 सदस्यों में एक मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, देश के कानून मंत्री, विधि मंत्री, और 2 अन्य सदस्य। अब इन 2 अन्य सदस्यों का चुनाव होगा, कि इनका मनोनयन होगा, किस आधार पर इनकी नियुक्ति इस NJAC में की जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों एक समिति बनाई गई, और उस समिति में 3 सदस्य होंगे, जिनके द्वारा यह तय किया जाएगा कि वो 2 सदस्य NJAC में और कौन होंगे। और वो 203 सदस्य होंगे। एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI, देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और लोकसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो इन 3 सदस्यों की समिति के द्वारा NJAC के उन 2 सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में डिसीजन लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। क्लियर? NJAC का प्रावधान करने के कुछ समय बाद ही उच्चतम न्यायालय ने इसे शून्य घोषित कर दिया। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को ही खारिज कर दिया गया। क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार स्वतंत्र न्यायपालिका
भारतीय संविधान का क्या है दोस्तों? बुनियादी ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और अगर स्वतंत्र न्यायपालिका में किसी प्रकार का हस्तक्षेप है, किसी प्रकार का बाउंडेशन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा प्रभावित होता है। तो बुनियादी ढांचा प्रभावित ना हो, इसके लिए एनजीसी को शून्य घोषित कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करता है, प्रभावित करता है, और जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों वापस कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। और अभी वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर की जाती है दोस्तों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब योग्यताओं को लेकर बात करते हैं अपन कि कौन व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। क्लियर? पहली, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या दोस्तों पहली योग्यता यूनिवर्सल है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। और फिर ये जो नीचे 3 योग्यताएं दी गई हैं, ये तीनों योग्यताएं होना जरूरी नहीं है दोस्तों, इन तीनों में से कोई एक योग्यता पूरी करता हो, इन तीनों में से कोई एक योग्यता पूरी करता हो। तो पहला भारत का नागरिक हो, और ये निम्नलिखित 3 जो योग्यताएं, इनमें से कोई एक योग्यता पूरी करता हो। तो पहली क्या है? उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। किसी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत की हो, 10 ईयर्स तक, 10 वर्ष तक वकालत की हो, या राष्ट्रपति की नजर में एक प्रख्यात विधिवेता हो, कानून का जानकार हो। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए 2 योग्यताएं, पहला तो भारतीय तो होना ही होना चाहिए, और फिर दूसरी योग्यता के अंतर्गत 3 शर्तें निर्धारित की गई हैं, और उन 3 में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त, या तो किसी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी राज्य के उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत की हो, वकील रहा हो, और या फिर देश के राष्ट्रपति की नजर में कोई पारंगत विधिवेता हो। दोस्तों आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि तीसरी जो ये योग्यता है, तीसरी जो ये शर्त है, इस आधार पर अब तक, अर्थात देश के राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो, इस आधार पर अब तक भारत के उच्चतम न्यायालय में एक भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई है। अगर दूसरी योग्यता के संदर्भ में मैं बात करूं, तो सुप्रीम कोर्ट के अब तक लगभग 150 से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जा चुकी है। 150 में से केवल 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति इस योग्यता के आधार पर की गई है दोस्तों, और वो कौन सी? उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत की हो। समझ पा रहे हैं आप लोग? इनमें से एक तो महत्वपूर्ण न्यायाधीश SM सीकरी, जो चीफ जस्टिस भी बने फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे जाकर, वही SM सीकरी जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में भी मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में थे, उस वक्त भी मुख्य न्यायाधीश थे। अब दोस्तों अगर यहां से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं, तो 8 महिला न्यायाधीश अब तक सुप्रीम कोर्ट में रह चुकी हैं। वर्तमान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान में भी 3 महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है। जस्टिस R भानुमति, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जस्टिस R भानुमति, जहां से क्वेश्चन ही पूछा गया था RS प्री में, जस्टिस R भानुमति। दूसरा जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा।
दोस्तों ये जो न्यायाधीश है जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ये इसी दूसरी योग्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली एकमात्र महिला न्यायाधीश है, इंदु मल्होत्रा। याद रखिएगा इस नाम को आप लोग। आगे बात करेंगे अपन कार्यकाल की। तो कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर रह सकता है। क्लियर? चलिए आगे और क्या प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय को लेकर। अब नियुक्ति की बात तो हो गई, चलिए लगे हाथ ही हटाने की प्रक्रिया को लेकर ही बात कर लेते हैं, किस प्रकार से हटाया जाता है। राष्ट्रपति को लेकर जब अपन ने चर्चा की तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा आधार क्या बताया था, संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर देश के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लेकर मैं बात करूं तो जो आधार है वो क्या है, या तो सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता। सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अब प्रक्रिया क्या रहेगी इस संदर्भ में, अगर किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाना हो तो इसके संदर्भ में जो प्रस्ताव है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले लोकसभा में आएगा या फिर राज्यसभा में आएगा। हाँ, एक बाउंडेशन है कि अगर लोकसभा में वह प्रस्ताव लाया जा रहा है तो लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर आवश्यक हैं, और अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है तो राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात, लोकसभा में अगर प्रस्ताव लाया गया है तो लोकसभा अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो राज्यसभा के सभापति के द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले जब जस्टिस दीपक मिश्रा जी चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो उनको हटाने को लेकर एक प्रपोजल राज्यसभा में लाया गया था, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सभापति, अभी वर्तमान में भी सभापति हैं जो देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो लोकसभा में अध्यक्ष लोकसभा का और राज्यसभा में सभापति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, यह अधिकार उनको प्राप्त है। आगे नेक्स्ट प्रावधान है दोस्तों कि अध्यक्ष आरोपी की जांच के लिए एक समिति बनाता है, एक समिति का गठन किया जाता है। अब उस समिति में सदस्य कौन कौन होंगे, उसमें या तो मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर कोई सर्वोच्च न्यायालय का जज। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर अगर मुख्य न्यायाधीश है तो फिर ये जज का क्या कंसेप्ट है। दोस्तों हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे वो वाकई में देवदूत थे। उनकी समझ देखिए आप, उनको पता था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध ही अगर यह प्रस्ताव लाया जा रहा है तो क्या खुद के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव के संदर्भ में भी जांच करने वाली समिति का वह सदस्य हो सकता है क्या। तो अगर मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध यह प्रस्ताव आ रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय का जज उसका सदस्य हो सकता है, और अगर जज के विरुद्ध आ रहा है तो मुख्य न्यायाधीश का सदस्य होगा ही होगा। दूसरा, उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का जो उच्च न्यायालय उसका एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। और तीसरा, एक विधिवेता, एक विधिवेता, यह समिति आरोपों की जांच करती है, और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, जो लाइन में यहां पर लिखवा रहा हूं आपको नोट कीजिएगा इसको, कि अगर यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो सदन में इस पर चर्चा की जाती है और पहले सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, और उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है जहां पर दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से इसे पारित कर दिया जाता है। याद रखिएगा दोनों सदनों का अलग अलग होगा। दो प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों यहां पर। पहली बात तो है कि लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग बहुमत, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और दूसरी बात है उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वालों के 2/3, जिसे अपन विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं। तो पहले सदन से भी 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा और दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर दोनों सदनों से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा उस न्यायाधीश को पद से हटाने की घोषणा कर दी जाती है, एक सूचना निकाल करके। अब आप लोग कहेंगे सर क्या इस आधार पर किसी न्यायाधीश को पद से हटाया गया है? दोस्तों अब तक सर्वोच्च न्यायालय में एक भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। हाँ, वो बात अलग है
कि 1992 में वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश रहे, जिनके विरुद्ध यह प्रक्रिया चली, लेकिन लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया, वॉकआउट कर दिया, सदन से बाहर चले गए वो लोग। कांग्रेस पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल उनके वकील थे, और फाइनली ये प्रस्ताव उनके विरुद्ध पारित नहीं हो सका। तो अब तक भारत में एक भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। आदेश जारी किया जाता है। अब अगले आर्टिकल की बात करते हैं अपन, अनुच्छेद 125 की बात करते हैं। अनुच्छेद 125 कहता है न्यायाधीशों का वेतन। चूंकि दोस्तों न्यायपालिका एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो इस अंग में न्यायाधीश बिना पार्शियलिटी के, बिना किसी दबाव के कार्य कर सके, इस वजह से एक अच्छा वेतन इन न्यायाधीशों को प्रोवाइड किया जाता है। देश की संचित निधि से अगर मुख्य न्यायाधीश की मैं बात करूं तो 2,80,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। अलाउंसेज हैं वो और अलग हैं। अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए प्रति माह है। तो दोस्तों 2,80,000 रुपए प्रति माह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और 2,50,000 रुपए अन्य न्यायाधीशों को वेतन प्रति माह दिया जाता है। ऐसा कहता है अनुच्छेद 125। अब अनुच्छेद 126 क्या कहता है, आर्टिकल 126 क्या कहता है? एक एक कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ताकि किसी भी प्रकार का पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो सके। 126 क्या कहता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो उस स्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर क्या प्रोविजंस हैं? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या फिर बीमार हो गए हो अकस्मात, उस स्थिति की बात चल रही है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में देश के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान है अनुच्छेद 126 में। तो अनुच्छेद 126 किससे संबंधित है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 126। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 127 आर्टिकल 127। अब 127 क्या कहता है? एडहोक जज, तदर्थ न्यायाधीश। दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश। अब एडहोक जज क्या होता है? अगर एडहोक जज की अपन बात करें तो उच्चतम न्यायालय के कोरम को पूरा करने के लिए, उच्चतम न्यायालय के कोरम को पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन खास बात क्या है? संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति आवश्यक है। उसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो दोस्तों। तो तदर्थ न्यायाधीश को लेकर क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? पहली बात कि उच्चतम न्यायालय के कोरम को पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति से अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए शर्तें क्या है? जिस राज्य के उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को यहां पे तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है तो उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो तदर्थ न्यायाधीश है जिसकी नियुक्ति की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सके। ये तदर्थ न्यायाधीश एडहोक जज को लेकर प्रावधान है अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 128 आर्टिकल 128। अब 128 क्या कहता है दोस्तों? 128 कहता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से क्या मतलब है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से मतलब है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय में कार्यभार अधिक हो और
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कर सकता है। कहने का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेज हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव बढ़ जाता है कि फटाफट इन पर्टिकुलर मामले में निर्णय दिए जाने चाहिए, तमाम सारी बातें। और जब निर्णय नहीं दे पाता है, जजेज की कमी को महसूस किया जाता है, तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से या तो सर्वोच्च न्यायालय के या फिर किसी उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में की जा सकती है। उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति कहां की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। लेकिन इस नियुक्ति से पहले जिस न्यायाधीश की नियुक्ति पुनर्नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, उससे अनुमति लेना आवश्यक है कि वो भी इंटरेस्टेड है कि नहीं है। कई बार होता है कि बहुत सारे जो न्यायाधीश हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कि वो रिटायरमेंट के बाद में वापस ज्वाइन नहीं करना चाहते। कई लोग हैं कि वो इंटरेस्टेड होते हैं, लगातार जुड़े रहना चाहते हैं अपने प्रोफेशन से, तो वो लोग वापस ही ज्वाइन कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है, जिस पर्टिकुलर न्यायाधीश की नियुक्ति आप कर रहे हैं उसकी एक बार आप पुनर्अनुमति ले लीजिए दोस्तों, उसकी अनुमति आवश्यक है। अब और क्या प्रोविजन है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संदर्भ में, कि इस न्यायाधीश के पास वही शक्तियां होंगी जो सर्वोच्च न्यायालय के नियमित न्यायाधीश के पास होंगी। दोस्तों, जिस न्यायाधीश की नियुक्ति जो पहले ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, उसकी नियुक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है, तो उसको वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सर्वोच्च न्यायालय के एक नियमित न्यायाधीश को प्राप्त होती हैं। अब ये बात होगी शक्तियों को लेकर, वेतन भत्तों का क्या सीन है? तो इस न्यायाधीश को वेतन भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस न्यायाधीश के वेतन भत्ते किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों, क्या ये जो न्यायाधीश इनकी द्वारा से नियुक्ति हुई है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इनका पदनाम क्या होता है? तो दोस्तों, उनका पदनाम सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं कहा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी रिटायर हैं ये। इनको तो कुछ समय के लिए वापस ज्वाइन किया जाता है। अब साथ में कितने समय तक, कितनी अवधि तक इनकी नियुक्ति की जाती है? तो मैक्सिमम 2 साल। कार्यकाल कितना होगा इनका? अधिकतम 2 वर्ष का दोस्तों इनका कार्यकाल होता है। ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 128 में। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मामले में अपन बिल्कुल बेसिक जो डिस्कशन है वो कर चुके हैं, आधारभूत चर्चा अपन कर चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में अपन जाने तो डिटेल से चर्चा करेंगे। अपन एक एक आर्टिकल को अपन डिटेल में लेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हैं। इस संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो उच्चतम न्यायालय की शक्तियां या अधिकारिता, और इस संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो पहली जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की, वो दोस्तों पहली शक्ति है आरंभिक अधिकारिता या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। अब आरंभिक अधिकारिता या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या मतलब है? ऐसे मामले, ऐसे केस जिनकी शुरुआत, जिनकी ओपनिंग सीधे सुप्रीम कोर्ट से होती है। अगर जिन मामलों की मैं बात करूंगा, अगर इस प्रकार कोई मामला होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपको किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, आपको किसी हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए इस मामले में। अब वो कौन से मामले हो सकते हैं ऐसे? पहला, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। अगर भारत सरकार और राजस्थान सरकार, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार, तो केंद्र बनाम राज्यों के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद है तो उसकी सुनवाई सीधा सुप्रीम कोर्ट करेगा। किसी भी अन्य राज्य का जो न्यायालय है वो इसकी सुनवाई नहीं करेगा दोस्तों। क्लियर? चलिए, दूसरा, राज्य और राज्य के बीच विवाद, आपस में 2 राज्यों के बीच विवाद है। सोच लीजिए, राजस्थान बनाम पंजाब, इन 2 राज्यों के बीच अगर आपस का कोई विवाद है तो उस कंडीशन में ना तो चंडीगढ़ न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा, ना ही जोधपुर में स्थित जो राजस्थान का उच्च न्यायालय वो इसकी सुनवाई करेगा, बल्कि करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा। तीसरा, केंद्र व राज्य और राज्य के बीच विवाद और डिस्प्यूट हो सकता है केंद्र और किन्हीं 2 राज्यों के बीच हो।
तो इस प्रकार का अगर कोई मामला है दोस्तों, तो इस प्रकार के मामले की सुनवाई भी कौन करेगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अब इस मामले में दोस्तों कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, और एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अपवाद हर जगह पाए जाते हैं, हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस मामले में भी अपवाद है। अब कौन कौन से जो मामले हैं जिनके संदर्भ में ऐसा नहीं किया जा सकता? तो अपवाद, पहला अपवाद, संविधान पूर्व की किसी समझौते, देश का संविधान लागू हुआ उससे पहले का कोई समझौता है, कोई संधि है, कोई करार है, उससे संबंधित अगर कोई मामला है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सीधी सुनवाई नहीं हो सकती दोस्तों। दूसरा, यदि किसी समझौते में पहले से ही प्रावधान हो, पहले से ही कोई प्रोविजन हो, उस कंडीशन में भी। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, अनुच्छेद 262 का कोई मामला हो, उस संदर्भ में भी नहीं। वित्त आयोग को सौंपा गया कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट है, उस संदर्भ में भी नहीं। वाणिज्य की प्रकृति के अन्य कोई विषय है, अदर कोई सब्जेक्ट है, तो उस संदर्भ में भी नहीं किया जाएगा दोस्तों। और कौन से मामले हो सकते हैं? तो और बताया गया है, केंद्र बनाम राज्य, राज्य बनाम राज्य के छोटे मोटे फैसलों का कोई मामला हो। अरे अगर 1000, 10, 20, 1000, लाख, इतना अगर कोई अमाउंट हो और उसको लेकर कोई डिस्प्यूट हो, तो उस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे छोटे मोटे मामलों की सुनवाई नहीं करेगा दोस्तों। बहुत कीमती समय होता है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय देना होता है सुप्रीम कोर्ट को। तो ऐसे छोटे मोटे मामलों में जो निर्णय की हेडेक है वो सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों नहीं होती है। क्लियर? केंद्र से नुकसान की भरपाई करवाने वाले कोई वाद हो, ऐसा कोई मामला हो जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी पैसे की भरपाई करवाने से संबंधित अगर कोई मामला है, तो इस प्रकार का दोस्तों को जो मामले होते हैं, इन मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी। क्लियर? अब इसी में जो दूसरा पार्ट है वो कहता है रिट अधिकारिता। अनुच्छेद 32, मूल अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। क्या है दोस्तों? कि मूल अधिकारों का हनन होने पर भी सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अर्थात अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। दोस्तों, अपीलीय अधिकारिता, और अपीलीय अधिकारिता से क्या मतलब है? उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसका जो दूसरा क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, उसे अपीलीय क्षेत्राधिकार के नाम से अपन जानते हैं। और अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है दोस्तों? कि अगर किसी मामले में किसी राज्य के उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है और उस निर्णय से कोई पक्ष सहमत नहीं है, तो उस कंडीशन में उस पक्ष के द्वारा उस केस की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है दोस्तों। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब कितने प्रकार की अपील होती है, कौन कौन सी अपील होती है, इसके संदर्भ में और क्या प्रोविजंस हैं, इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे दोस्तों अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।